अजीज दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, जय जिनेंद्र, गुड आफ्टरनून। अजीज दोस्तों, पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट कर चुका है। सिर्फ शर्मिंदगी से बचने के लिए ऐलान नहीं किया जा रहा। ये मैं नहीं कह रहा, ये पाकिस्तान के सबसे बड़े प्रोविंस पंजाब गवर्नमेंट की स्पोक्स पर्सन कह रही हैं। पंजाब गवर्नमेंट की स्पोक्स पर्सन ने ट्विटर पे ये सोशल रिलेशंस वेबसाइट के हवाले से ये बयान इशू किया है। मुसर्रत जमशेद चीमा, स्पोक्स पर्सन पंजाब गवर्नमेंट ने कहा है कि पाकिस्तान ऑलरेडी डिफ़ॉल्ट कर चुका है और ये शर्मिंदगी से बचने के लिए ऐलान नहीं कर रहे। वो कहती हैं कि फेडरल रिज़र्व में $7 बिलियन से भी कम रह गए हैं। ये भी सारे पैसे दोस्त मुल्कों के हैं, जो कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि 3 बिलियन सऊदीया के हैं, 2 बिलियन चाइना के हैं और 2 बिलियन इमारात के हैं। ये रखने के लिए दिए गए थे, खर्च करने के लिए नहीं दिए गए थे। इसमें से भी 300 मिलियन पाउंड कर चुके हैं। मुसर्रत चीमा कहती हैं कि जो गवर्नमेंट इस वक्त है, आर्मी के जनरल्स और पॉलिटिशियंस, वो फुल लूट मार कर रहे हैं, अरबों रुपया बना चुके हैं। खाली बिलावल भुट्टो, फॉरेन मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान के फॉरेन ट्रिप्स पे पिछले 8 महीने में 2 बिलियन रुपया खर्च हो चुका है। इस गरीब मुल्क में जहाँ पे खाने को लोगों के पास पैसा नहीं, उसका 2 बिलियन रुपया खाली बिलावल को सैर सपाटे कराने पे लग गया है, जिसमें से उसने कतर में वर्ल्ड कप भी खेला। अब ये अमेरिका में बैठा है। अमेरिका में एक दिन की कॉन्फ्रेंस अटेंड करने के लिए ये गया, 1 हफ्ते के ट्रिप पे। एक्चुअल मसला ये था कि अमेरिका में पाकिस्तान की एक प्रॉपर्टी है, रोजवेल्ट होटल, जिसकी प्राइस $1 बिलियन से ज़्यादा है, और एक प्रॉपर्टी है पाकिस्तान की एम्बेसी। ये दोनों प्रॉपर्टियां बेचना चाहती है करंट सरकार, और वो बेचना चाहते हैं अपने दोस्तों को। तो दोस्तों को बेचने का मतलब ये होता है कि आप औने पौने दाम में बेच देंगे। जैसे आपकी एक प्रॉपर्टी है $1 बिलियन की, वो आप $500 मिलियन में बेच देंगे, $300 मिलियन आपको किकबैक मिल जाएगी। उसमें भी जरदारी और शरीफ खानदान आपस में लंबी रकम का मामला है, लड़ पड़े हैं कि मेरे दोस्त को जाएगी या मेरे दोस्त को। इसमें बिलावल भुट्टो 1 हफ्ते के लिए न्यूयॉर्क में बैठा है। पाकिस्तान एम्बेसी की जो बिल्डिंग है वो पाकिस्तान की प्रॉपर्टी है, उसको भी बेचने की तैयारी हो रही है, कोशिश की जा रही है कि वो बिक जाए। और सुना है कि एक महंगी प्रॉपर्टी किराए पे ली जाएगी, और ये किराए पे लेने का भी ऐसा हिसाब होता है कि मैं आपको एक मिसाल दूं कि जब मैं ब्रसल्स में रहता था तो मैंने वहाँ पे यूरोपियन पार्लियामेंट में भरपूर लॉबिंग की थी 90s में। उस वक्त कश्मीर वश्मीर यूरोपियन पार्लियामेंट में कोई पाकिस्तान की ISI वगैरह नहीं आती थी, कोई इशू पाकिस्तान रिलेटेड, इंडिया रिलेटेड नहीं चलता था। सिर्फ एक 91 या 92 में एक कश्मीर पर वहाँ पे कॉन्फ्रेंस हुई थी, जिसमें इंग्लैंड से, इंडिया से, पाकिस्तान से सब गए थे अटेंड करने के लिए। वो वापस चले गए, ख़त्म। मैंने 94 से यूरोपियन पार्लियामेंट में लॉबिंग की थी, जिसके बाद ISI को एहसास हुआ कि ये जगह लॉबिंग के लिए सही है, तो इन्होंने कोशिश की कि वहाँ पे कोई ड्रामा किया जाए। तो इन्होंने एक इंग्लैंड का बैरिस्टर है पाकिस्तानी, मजिद तरम्बू को इन्होंने टास्क दिया कि तुम ये काम करोगे। तो वो बेल्जियम गया, और बेल्जियम जाके, और ये मजिद तरम्बू भी 95 तक जिनीवा आता था ना, तो वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ स्पीचेस करता था, क्योंकि वो श्रीनगर से था और इसकी प्रॉपर्टीज श्रीनगर में थी और इंडिया की सपोर्ट में आती थी। तो वहाँ पे सब यही कहते थे कि ये मजिद तरम्बू रॉ एजेंट है, और एक नज़ीर गिलानी आते थे, वो पाकिस्तान के सपोर्ट करते थे और टोटल एंटी इंडिया। तो हम कहते थे ये ISI एजेंट है, ये रॉ एजेंट है। 96 या 97 से मजिद तरम्बू ने पलटी खाई, और वो
एंटी इंडिया बोलने लगा। हमने अपने रिसोर्सेज से पता कराया तो पता चला कि इसकी प्रॉपर्टीज थी ना श्रीनगर में, वो बेचना चाह रहा था, वो बिक गई, सब कुछ हो गया। इसको ज़्यादा ऑफर मिली आईएसआई से, आईएसआई की तरफ चला गया। तो मजीद तरम्बू को 90s की एंड में या 2000 अर्लीज में इसको बेल्जियम भेजा। इस दौरान मैं बेल्जियम छोड़ के स्पेन चला गया था और फिर 1 साल में स्पेन, पोर्टुगल वगैरह में रहा और फिर मैं 2000 में आया वापस बेल्जियम। तो मुझे पता चला यहाँ पे कश्मीर सेंटर नामी एक बिल्डिंग बनाई गई है और ऑफिस बनाया है और वो यूरोपियन पार्लियामेंट में भरपूर काम कर रही है एंटी इंडिया। मजीद तरम्बू साहब उसको चलाते हैं। मैंने सरकार से, हमारा भी बेल्जियम में तो मेरे बड़े स्ट्रॉन्ग वो थे कनेक्शंस, तो मैंने पता कराया तो पता चला कि कश्मीर सेंटर की जो बिल्डिंग है ना, वो की पर्सनल प्रॉपर्टी है, उसने खरीदी थी और उसी को किराए पे दे दिया था पाकिस्तान को, मतलब कश्मीर सेंटर को, जो कि आईएसआई जिसके पैसे देती थी। और मुझे याद नहीं 25,000 यूरो या ऐसा ही कुछ उसका किराया था। तो ये तरीका होता है। तो अब पाकिस्तान एम्बेसी के लिए ये चाह रहे हैं कि ये बिल्डिंग बेच के इसमें से किकबैक्स मिलें और फिर दूसरी बिल्डिंग ली जाए जो अपने ही किसी बंदे की मिल्कियत होगी, उसका बड़ा चढ़ा के किराया रखा जाएगा, हर महीने आपको बेनिफिट आएंगे। तो ये मुसर्रत जमशेद चीमा ने ये सारी चीज़ें बताई हैं कि इस मुल्क में अब बचा क्या है। इस मुल्क में एम्बेसी के स्टाफ को, जो पाकिस्तान की दुनिया भर में एम्बेसीज हैं, उनके स्टाफ को देने के लिए सैलरीज नहीं है, इनके पास पैसा ही नहीं है। तो ये किस हिसाब में कहते हैं कि ये डिफ़ॉल्ट नहीं कर गए। तो अजीज़ दोस्तों, कहानी ये है कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट कर चुका है। खाली पिछले 5 महीने में 150 स्पिनिंग, व्यूइंग, टेक्सटाइल मिल्स बंद हैं। 20 लाख लोग अपनी नौकरियां खो चुके हैं हाई एनर्जी प्राइसेस की वजह से, क्योंकि एनर्जी के आपके पास रिसोर्सेज ही नहीं है। ओजीडीसी ने साफ कह दिया है कि पाकिस्तान का जो ऑयल और गैस रिजर्व्स है वो कंज्यूम हो चुका है। मैं पहले भी बता चुका हूं कि एक तो आप अपना मंथली कंजम्पशन होता है कि जितना भी है 10 मिलियन बैरल आपका मंथली कंजम्पशन है। आपका एक एग्रीमेंट है कतर से या कुवैत से या सऊदी अरब से या रशिया से, कहीं से भी आपका हर महीने वो पेट्रोल एनर्जी रिसोर्सेज आ रहे हैं, चलता रहता है। हर मुल्क छोटा हो या बड़ा वो एक रिजर्व एनर्जी रिसोर्सेज रखता है। जैसे रिजर्व डॉलर होते हैं, रिजर्व गोल्ड होता है, ऐसे एक रिजर्व एनर्जी रिसोर्स रखता है। आपने देखा होगा बड़े बड़े पोर्ट्स होते हैं जो दुनिया के, उनके पास ये सारी बनी हुई होती हैं फैसिलिटीज जहाँ पे ये स्टॉक किया जाता है। पाकिस्तान ने रिजर्व्स में से 70% यूज कर लिया है। तो हाई एनर्जी प्राइसेस से पाकिस्तान ऑलरेडी रिजर्व्स में से भी तकरीबन यूज कर चुका है। पाकिस्तान के पास दालें इंपोर्ट करने के लिए पैसा नहीं है, डॉलर नहीं है। पाकिस्तान के लोग मुल्क छोड़ छोड़ के जा रहे हैं। सोशल उस पर मैं आता हूं। पाकिस्तान, इन्होंने लिखा है, खबर है कि इंडियन और चाइनीज कंपनीज है ना, पाकिस्तान की फार्मास्यूटिकल कंपनीज को रॉ मटेरियल नहीं दे रही, जिसके बगैर आप दवाइयाँ नहीं बना सकते। अव्वल तो पाकिस्तान में जितनी दवाइयाँ बनती हैं वो फॉरेन फार्मास्यूटिकल कंपनीज हैं, पाकिस्तान की कोई भी इसमें वो नहीं है। सारी दवाइयाँ फॉरेन फार्मास्यूटिकल कंपनीज बनाती हैं और उनके पास भी अब वो डॉलर नहीं है कि वो रॉ मटेरियल मंगवा सकें। इंडियन और चाइनीज कंपनीज का मेजॉरिटी इनका रॉ मटेरियल आता था, वो सब उन्होंने देना बंद कर दिया है। फार्मास्यूटिकल कंपनीज बंद हो गई हैं, तकरीबन काम बंद कर दिया इन्होंने, जिसका नतीजा ये निकला है कि ब्लैक मार्केट में सारी दवाइयाँ मार्केट में शॉर्टेज हैं। जो जो ज़रूरत की मेन जो रनिंग दवाइयाँ हैं, पेनाडोल तक, और ब्लैक मार्केट में 3 से 4 गुना प्राइसेस पे वो बेची जा रही हैं। दवाइयों का ये हाल है। अभी कल ही खबर आई है कि पाकिस्तान की जो इंडस मोटर है, जो कि सबसे ज़्यादा बड़ी गाड़ियों बनाने की और स्कूटर्स बनाने की जो कंपनी है इंडस मोटर्स, उसने अभी अपना
ऑपरेशन बंद कर दिए। उन्होंने कहा हमारे पास बड़े मसले हैं, और चूंकि पाकिस्तान में तो सुई भी नहीं बनती, मोटर बन रही है लेकिन असेंबल हो रही है, पार्ट्स सारे बाहर से आ रहे हैं, तो वो उनको देने के लिए पैसे नहीं है, तो इंडस मोटर ने भी अपना वो बंद कर दिया है। और पाकिस्तान की अटक रिफाइनरी है जो पेट्रोल रिफाइन करती है, वो 35% कैपेसिटी पे काम कर रही है। तो अजीज दोस्तों, इन हालात में कौन कह सकता है कि पाकिस्तान डिफॉल्ट नहीं कर गया। ऐसे में फूड ग्रेन्स, पाकिस्तान एक एग्रीकल्चर बेस्ड सोसाइटी है, फूड ग्रेन्स भी इंपोर्ट हो रहे हैं, दालें, गंदुम वगैरह। तो कराची आ रही थी गंदुम, तो 1,14,000 टन गंदुम गायब हो गई रास्ते में से। 5,95 करोड़ रुपए की गंदुम रास्ते में से ही गायब हो गई, गोदामों में वो गंदुम है ही नहीं। ये इस मुल्क की हालत है। स्टेट मिनिस्टर फॉर पेट्रोल और डीजल ने कहा है कि रशिया पाकिस्तान को डीजल और पेट्रोल इंतहाई सस्ते दामों में दे रहा है। इसको कंफर्म किया इसहाक डार फाइनेंस मिनिस्टर ने, और इसहाक डार ने अमेरिका को धमकी दी कि वॉशिंगटन हमें नहीं रोक सकता, हम अपने हिसाब से, और इंडिया जिस तरह रशिया से ले रहा है पेट्रोल हम भी लेंगे। तो हमारे पप्पू है ना जो पाकिस्तान के, जिनके बारे में अभी कंफर्म हो रहा है कि ये किसकी औलाद हैं, और इनकी नस्ल के बारे में अभी कुछ पता नहीं चल रहा, बिलावल भुट्टो ये फरमाते हैं अमेरिका में, फिर स्टेट डिपार्टमेंट ने पीछे से डंडे चलाए, क्या भाई रशिया से पेट्रोल लेगा? उसने कहा माई बाप नहीं, हमारी इतनी मजाल। तो बिलावल भुट्टो ने कहा कि एज फार एज रशिया इज कंसर्न्ड वी आर नॉट परसुइंग और रिसीविंग एनी डिस्काउंटेड एनर्जी। अजीज दोस्तों, बात आई है बिलावल की, तो मैं ये बता दूं कि भारत के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के खिलाफ एक अनएथिकल, टोटली नॉन डिप्लोमेटिक लैंग्वेज वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद से 2 दिन से बिलावल किसी को नजर नहीं आ रहे। अभी ये खबर आई है कि बिलावल हैज डिसअपियर्ड, और बिलावल को ढूंढा जा रहा है, बिलावल कहीं मिल नहीं रहे। 2 दिन से उस स्पीच के बाद, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद वो गायब हैं। तो या तो ये है कि वो जाहिर है वो जो धंधा करने गए हैं उसके पीछे लगे होंगे, या कहीं सैर सपाटे के लिए निकल गए होंगे, या शिव अपने दोस्तों के साथ पड़े होंगे। तो अजीज दोस्तों, ये थी पाकिस्तान की डिफ़ॉल्ट कर जाने के हवाले से खबर। यहाँ पे बात निकली है तो मैं बता दूं कि रेकोडिक बलोचिस्तान का एक इलाका है जहाँ से सोना बहुत ज़्यादा तादाद में निकला, और ये पिछले 20 साल से कंट्रोवर्सी में ही पड़ी हुई है। इसमें बीच में चाइनीज़ और पंजाबी कंपनी ने आर्मी की छितर छाया में बेशुमार सोना निकाल भी लिया, क्योंकि वो तो पूरा आर्मी के कंट्रोल में है बलूचिस्तान, और ख़ास तौर पर वो एरिया। तो निकाल के टनों के हिसाब से चाइना पहुंचा दिया गया, और जनरलों को किकबैक मिलती गई। लेकिन ऑफिशियली इसका ठेका पहले एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी को दे दी गई थी, लेकिन फिर ऑस्ट्रेलियन कंपनी से वो ठेका, होता यह था कि जरदारी ने वो ठेका ऑस्ट्रेलियन कंपनी को दिया जब वो प्रेसिडेंट था। नवाज शरीफ की हुकूमत आई, नवाज शरीफ ने वो कैंसिल कर दिया। मजाक थोड़ी है, इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स होते हैं, उसको हर आने वाली गवर्नमेंट को ऑनर करना पड़ता है। नवाज शरीफ ने कैंसिल कर दिया, ऑस्ट्रेलियन कंपनी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में गई, और मामलात इंटरनेशनल कोर्ट में चलते रहे। पाकिस्तान को पता नहीं कितने $बिलियन की फाइन लगा कि नहीं आप भरोगे इस कंपनी को, आप क्योंकि आपने एक ऑर्डर कैंसिल किया है, ये सब अभी तक चल रहा था। फिर इमरान खान ने आके उसमें और ड्रामे किए। अब ये हुआ है कि वो मामला तो ऑस्ट्रेलियन कंपनी से सेटल हो गया। अब इन्होंने कैनेडियन कंपनी को ये बेचा है, बेरिक गोल्ड कॉरपोरेशन कैनेडियन कंपनी है, और उसकी अप्रूवल इन्होंने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से ले ली है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ये केस चल रहा था,
और आफ्टर ऑल सुप्रीम कोर्ट ने अलाउ किया है। $1 ट्रिलियन का सोना वहाँ पे अंदाज़ा लगाया गया था कि है। अब वो बैरिक गोल्ड कॉरपोरेशन को डील हुई है, बैरिक एंड एंटोफगास्ता PLC, लंदन में बैठे हुए हैं इनके नुमाइंदे, और $11 बिलियन का कोई डिस्प्यूट चल रहा था इनका, और आखिर में केस का फैसला हो गया है। अब ये गोल्ड निकालना शुरू करेगी ये कंपनी। इस गोल्ड में से 50% वो कंपनी ले जाएगी। जितना गोल्ड निकलेगा 50% वो कंपनी ले जाएगी बैरिक। 25% गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, बलूचिस्तान नहीं, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की 3 कंपनियां हैं, ऑयल एंड गैस डेवलपमेंट कंपनी, पाकिस्तान पेट्रोलियम और गवर्नमेंट होल्डिंग प्राइवेट लिमिटेड ले जाएगी। 15% बलूचिस्तान की गवर्नमेंट को दिया जाएगा। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया में, पाकिस्तान में नहीं, दुनिया में अगर आप रीजन वाइज करप्शन का बैरोमीटर देखेंगे ना, तो दुनिया में सबसे ज़्यादा करप्शन बलूचिस्तान में है। क्योंकि वहाँ पे वो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने कहा कि सारा पैसा ऊपर खाया जाता है, सारा पैसा। बलूचिस्तान में जितना बजट है कभी भी किसी आवाम के उस पर लगा नहीं है, क्योंकि ना वहाँ पे सड़कें हैं, ना वहाँ पे पानी है, पीने का पानी तक नहीं दे पा रही है। वहाँ पे एनर्जी रिसोर्सेज बलूचिस्तान से निकल रही है, पेट्रोल भी थोड़ा बहुत वहाँ से निकल रहा है, लेकिन बलूचिस्तान वालों को इन फैसिलिटीज से दूर रखा गया है। वहाँ एक ढंग का हॉस्पिटल नहीं, पाकिस्तान आधे से ज़्यादा बलूचिस्तान है ऐसा एरिया वाइज, एक ढंग का हॉस्पिटल नहीं, कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स नहीं है, कोई प्राइमरी एजुकेशन नहीं है बच्चों की, कोई फैसिलिटी नहीं देती, ऊपर के ऊपर सारा पैसा खा लिया जाता है। और ऊपर कौन बैठा है? बलूचिस्तान में पिछले 50 साल से, भुट्टो के ज़माने से ऊपर आर्मी बैठी है। क्वेटा का कोर कमांडर मालिक होता है बलूचिस्तान का, पूरे बलूचिस्तान के वो फैसले करता है, और बलूचिस्तान के इलेक्शंस में हमेशा सरकार के नॉमिनेटेड लोग जीतते हैं और वही गवर्नमेंट बनाते हैं। अब जैसे बाप पार्टी बनाई थी इस इलेक्शन से पहले, इमरान खान वाले इलेक्शन से पहले, बलूचिस्तान अवामी पार्टी बाप, वो बनाई इनके बाप नहीं थी, आर्मी ने, और उसमें वो सारे लोटे थे जिनको इन्होंने जिताना था और जिताया, और बाप पार्टी बलूचिस्तान पे अब 4 साल से रूल कर रही है। आर्मी को लायंस शेयर हिस्सा मिल जाता है, बाकी थोड़ा बहुत इन मिनिस्टरों को और पॉलिटिशियंस को मिल जाता है, बात ख़त्म। वो बलूचिस्तान की गवर्नमेंट को 15% रेकॉर्ड एक से भी हिस्सा मिलेगा। तो ये करप्शन की सिचुएशन है, लूट मार दबा के हो रही है। एक तरफ शरीफ खानदान और उसके मिनिस्टर लूट रहे हैं, एक तरफ जरदारी खानदान और उसके मिनिस्टर्स लूट रहे हैं। सिंध तो पूरा ही पूरा शरीफ खानदान के, वो जरदारी के पास है, तो बिलावल की पार्टी सिंध को भरपूर तरीके से लूट रही है, किसी को कोई फैसिलिटीज़ नहीं दी है, सबकी बाहर सेटिंगें हैं। बात निकली है तो एक मिनिस्टर है शाजिया मरी। शाजिया मरी ने अभी बयान दिया है बिलावल भुट्टो की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद कि अगर इंडिया ने शरारत की तो हमारे पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं, हम वो चला सकते हैं। शाजिया मरी की औकात क्या है मैं आपको अभी बताता हूँ, क्योंकि मैंने तो PhD की हुई है पाकिस्तान के इश्यूज़ पे। मैं तो पिछले 30 साल से तो मैं तकरीबन पाकिस्तान की सुबह से रात तक मेरा काम ही यही है, एक एक चीज़ से वाकिफ़ हूँ। न्यूक्लियर वेपन का मैं पहले भी बता चुका हूँ कि पाकिस्तान की औकात नहीं है न्यूक्लियर वेपन चलाने की। जिसके आर्मी चीफ के पास गाड़ी में पेट्रोल डलाने का पेट्रोल नहीं है, वो न्यूक्लियर चलाने की बात करते हैं, वो तो आउट ऑफ क्वेश्चन है। शाजिया मरी कौन है जिसने ये बयान दिया? मैं जब मेयर बन के कराची गया ना 2005 में इलेक्शन लड़ने के लिए, तो वहाँ पे एक टीवी प्रोग्राम आता था इंडस टीवी के ऊपर, और उसमें एक एंकर थी शाजिया मरी।
तो मैंने दोस्तों से पूछा, मैंने कहा ये कौन नई आई है? बोला ये पीपल्स पार्टी की एमपीए है, मेंबर ऑफ सिंध असेंबली, और मखदूम जमीलुज़्ज़मा की कीप है। मुझे उस दोस्त ने कहा, क्योंकि सिंध में जाहिर है अगर कोई लड़की मिनिस्टर बनती है या एमपी बनती है तो वो किसी न किसी जागीरदार की या तो बेटी या बीवी होगी या कुछ होगी या बहन होगी या फिर उसको खुश करती होगी। तो मखदूम जमीलुज़्ज़मा पीपल्स पार्टी का सबसे बड़ा ख़ानदान था सिंध में, भुट्टो के बाद। मखदूम तालिबुल मौला भुट्टो के ज़माने में मिनिस्टर था, और फिर इसके बेटे बने। मखदूम अमीन फ़हीम सीनियर मिनिस्टर बना। इवन जब जरदारी जीता था 2008 में, तो उस वक्त भी मखदूम अमीन फ़हीम का नाम आ रहा था एज ए प्राइम मिनिस्टर, लेकिन जरदारी को डर था कि ये मुझसे बड़ा कद है इसका, तो वो शायद मुझे छोटा कर दे, तो इसलिए इसको नहीं बनाया और यूसुफ रज़ा गिलानी को बनाया था। तो इस मखदूम अमीन फ़हीम का बेटा मखदूम जमीलुज़्ज़मा के बारे में था कि इसके ताल्लुकात शाज़िया मरी से हैं। ये शाज़िया मरी ख़ानदान तो बलोच का है। तो मैं बलोचों से जब अक्सर मजाक में पूछता हूँ ना कि यार ये भी बलोच है, तो बोला लानत भेजते हैं वैसियों के ऊपर कि किस तरीके से इसने अपनी पॉलिटिकल लाइफ को पॉलिटिकल स्कोरिंग की है और आगे गई है, किस किस को खुश करती रही है, हमें भी पता है। तो ये बात, इस मिनिस्टर का काम ही यही है। इस वक्त पीपल्स पार्टी की कोशिश ये है और कि आसिम मुनीर के बूट किस तरह पॉलिश करें कि हम अगली सरकार में प्राइम मिनिस्टर हमारी पार्टी का हो, और बिलावल भुट्टो को प्राइम मिनिस्टर के तौर पर पेश किया जाता है। ये तो चपड़ासी लगने के काबिल नहीं है, इसकी औकात नहीं है। माँ की वसीयत के नाम पे जो चेयरमैन बन बैठा है वो चपड़ासी बनने के काबिल नहीं है। इसको पता ही किस चीज़ का है। बिलावल को आप मेरे सामने बिठा दें, मैं 2 मिनट में नंगा कर दूं। मैं इसकी पर्सनल उस पर तो जाता ही नहीं है कि इसका पर्सनल तो काफ़ी कंट्रोवर्शियल है। हमारे शेख रशीद है ना, वो इसको बिल्लो रानी कहते हैं। वो कहते हैं अभी तक इसका पता नहीं कि ये लड़का है कि लड़की है। मैं इन चीज़ों में नहीं पढ़ता, ये गलत है। बिलावल एक घटिया आदमी है। वो एक मोस्ट पॉपुलर लीडर ऑफ द वर्ल्ड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को बदतमीज़ी कर सकता है। मैं पर्सनल अटैक पे नहीं जाता। मैं शेख रशीद हमेशा बिलावल को बिल्लो रानी ही कहता है, और उसके बारे में शेख रशीद भी घटिया ही बातें करता है कि बिल्लो रानी मेरे साथ आई थी और बिल्लो रानी तुम हमारी वो है। तो वो मतलब गंदी ज़बान में आपके सामने इस्तेमाल भी नहीं कर सकता। और यह है कि बिलावल का अपना कैरेक्टर अपनी जगह, लेकिन ये जो हरकत ये कर गया है ना, ये पीपल्स पार्टी को आगे बहुत नुकसान पहुंचाएगी। आर्मी इन बातों से खुश तो हो जाती है, लेकिन आर्मी को भी पता है कि ये उस कैटेगरी का नहीं है, ये तो प्राइम मिनिस्टर की भी कैटेगरी का नहीं है। अजीज़ दोस्तों, हैविंग सेड ऑल दिस थिंग्स, मेरे पास बहुत सारी खबरें हैं, लेकिन मैं आखिर में एक बहुत आजकल जो खबर चल रही है उसकी तरफ आऊँगा कि केपीके और बलूचिस्तान के पख्तून बेल्ट में इस वक्त पाकिस्तान आर्मी का वो हाल है जो 71 में ईस्ट पाकिस्तान में मुक्ति बहानी ने किया हुआ था। डबल मार पड़ रही है। एक तरफ अफगानिस्तान की तालिबान जो है वो अफगान आर्मी शेलिंग कर रही है और मार रही है, और दूसरी तरफ टीटीपी के लोग केपीके में मुसलसल ऑक्यूपाई किए हुआ है आर्मी को। सिचुएशन ये है कि ये खबर आई है 18 दिसंबर, ज़िला बन्नू जो डिस्ट्रिक्ट है केपीके का, उसके कंटोनमेंट में काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट है। उस पर टीटीपी के मैं तो उनको मुजाहिद कहूँगा, जो पाकिस्तान आर्मी के खिलाफ लड़ता है वो मुजाहिद है, टेररिस्ट नहीं है। तो टीटीपी के मुजाहिदों ने बन्नू छावनी के अंदर काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट पे हमला कर दिया, और उन्होंने जितने भी इनके टीटीपी के प्रिजनर्स वहाँ पे थे उनको छुड़ा लिया, वहाँ से आज़ाद करा लिया।
उनको आज़ाद कराने के बाद जितने फौजी लड़ने के काबिल नहीं है, ये फौज जितने फौजी वहाँ थे उन सबको होस्टेज बना लिया। तो CTD काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट के सारे फौजियों को उन्होंने होस्टेज बना लिया। पाकिस्तान में जब रावलपिंडी में ये खबर पहुंची तो मैया मर गई। फिर जहाज़ के जहाज़ भर के फौजी भेजे गए बन्नू, और फायरिंगें हुई दोनों तरफ से, और पूरे बन्नू डिस्ट्रिक्ट को चारों तरफ से पाक आर्मी ने सील कर दिया। लोगों को मस्जिदों से ऐलान कराया गया कि अपने घरों से बाहर ना निकलें, क्योंकि किसी को भी गोली लग सकती है या गोला भी लग सकता है, क्योंकि धमाके भी हो रहे थे। एक कैप्टन के मरने की खबर है, कई जख्मी हैं, एक बहुत बड़ा धमाका हुआ है और कंटिन्यूस फायरिंग है। जो जिन्होंने होस्टेज बनाया है ना, जो मुजाहिदीन ने, उनकी डिमांड है कि हमें अफ़गानिस्तान का बॉर्डर क्रॉस करवाओ, तो हम इन होस्टेज को अफ़गानिस्तान जाके छोड़ेंगे। ये है दुनिया की बहादुर आर्मी की सिचुएशन, जो अपने पैदा किए हुए टेररिस्टों से लड़ने के काबिल नहीं रही। ये भारत से लड़ने की बात करते हैं यार। मैं आपको बताऊं कि इस वक्त अगर तालिबान भी अगर हमला कर दें ना, तो ये लड़ने के काबिल नहीं रहे। आपको मैं बता दूं कि तालिबान है ना, पिछले 40 साल से गारों में, गुफाओं में रह रहे हैं, केव्स में, माउंटेन्स की चादर बिछा के ज़मीन पे सो जाते हैं, प्याज के साथ रोटी खा लेते हैं। इनकी ज़िंदगी में अय्याशियाँ या लग्जरीज नहीं है। पाकिस्तान आर्मी के ऑफिसर्स तो साले निकम्मे हो गए, नपुंसक हो गए, क्योंकि ये तो अय्याशियों में, लग्जरीज में, लूट मार में, और इनकी आदत रही है कि इनको लड़ने की आदत किससे है? सिविलियन से। अनआर्म्ड मुहाजिरों को, सिंधियों को, बलोचों को, पख्तूनों को मारेंगे। मुकाबले पे सामने इंडिया की फौज तो बहुत दूर है। मैं कहता हूँ तालिबान इनको हरा देंगे। इनके सारे मिसाइल, सारे एटम बम, सारे इनके घुस जाएंगे अंदर, कुछ काम नहीं आएगा। ये तालिबान भी काफ़ी हैं, और तालिबान ने साफ कहा है कि ड्यूरेंट लाइन अंग्रेज़ों की खींची हुई है, इसको हम मानते ही नहीं है, ये हम एक्सेप्ट ही नहीं करते इसको। तो आप इसको ख़त्म करें। ये पूरा इनका बयान आया है कि चमन बॉर्डर पे तालिबान की मुसलसल पाकिस्तान के साथ जंग चल रही है, और गोला बारूद दोनों तरफ से चल रहा है, और ये कह रहे हैं कि तालिबान के भाई साहब, हम अंग्रेज़ों की खींची हुई एक लाइन जिसने पख्तूनों को डिवाइड किया है, उसको बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करते। तो अजीज़ दोस्तों, पाकिस्तान आर्मी इस वक्त इस सारी सिचुएशन में फंसी हुई है। थैंक यू वेरी मच अजीज़ दोस्तों फॉर ऑल योर सपोर्ट। कीप सपोर्टिंग। जय हिंद।